नमस्कार। आज हम बात करेंगे जोहरान ममदानी के बारे में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और मात्र 34 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे न केवल न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई मेयर हैं, बल्कि 1917 के बाद से सबसे कम उम्र के मेयर भी हैं। उनकी माता मीरा नायर एक प्रख्यात भारतीय फिल्म मेकर हैं, जबकि उनके पिता महमूद ममदानी युगांडा के एक प्रसिद्ध एकेडमिक हैं। जोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन पार्टी के कार्टिस सिल्वा और स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रू क्वेमो, जो पूर्व मेयर थे, उनको हराया है। जबकि चुनावी पूर्वानुमानों की बात करें, उन्हें एक वर्ष पहले केवल 1% वोट मिलने की उम्मीद थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ चेतावनी दी थी, यदि ममदानी जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को जो केंद्रीय फंडिंग दी जाती है उससे वंचित रखा जाएगा। इन सब के बावजूद जोहरान ममदानी ने अपनी जीत से न केवल इतिहास रचा, बल्कि एक नई प्रेरणा भी दी। इस तरह यह सफलता न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे भारतीय मूल के समुदाय के लिए भी गर्व की बात है। अब हम बात करेंगे आदर्श चुनाव आचार संहिता की, जो इन दिनों बिहार में चल रहे चुनावों के संदर्भ में चर्चा में है। सबसे पहले जानिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता है क्या। आदर्श चुनाव संहिता राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से बनाई जाती है और इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। हालांकि इसका उल्लंघन होता है तो अन्य चुनावी कानूनों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। चुनाव की तारीख घोषित होने से लेकर परिणाम आने तक यह संहिता लागू रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी दलों को समान अवसर मिले और किसी भी सत्ताधारी पार्टी को वोटरों को लुभाने के लिए नई घोषणाएं करने से रोका जा सके। बिहार में इस समय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत धनराशि का वितरण होने जा रहा है, जो कि चुनावी अवधि के दौरान है। इससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का अप्रत्यक्ष उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि इससे वोटरों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, यदि आचार संहिता लागू है तो इस तरह के कदमों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। 2013 में इस संबंध में कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। इस तरह आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रभाव और उसके दुरुपयोग दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने यह कहा कि अगर हम कोई कानून इस पे बनाते हैं तो फिर चुनाव में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे हाउस होल्ड इनकम सर्वे के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI करा रहा है। भारत सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। इसके परिणाम 2026 में मिलेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य परिवारों की वास्तविक आय का पता लगाना है, ताकि नीति निर्धारण में सटीक डेटा का इस्तेमाल हो सके। पहले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जैसे प्रयास किए गए थे, यानी PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड HCES यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, लेकिन उनमें आय की जानकारी कम सटीक होती थी। अब नए सर्वे में न सिर्फ आय बल्कि खर्च और ऋण की भी जानकारी मिलेगी। हालांकि शुरुआती परीक्षणों में 95% लोग अपनी आय बताने में हिचकिचा रहे हैं, इसलिए गोपनीयता और भरोसे को बढ़ाना आवश्यक है। आशा करते हैं कि इस सर्वे से नीति निर्माण में और भी बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे। आज हम ब्रह्मांड के दो बेहद दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल की। जब एक बड़ा तारा अपना जीवन समाप्त करता है तो ब्लैक होल में बदल जाता है। जब दो ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं और इसे ही हॉकिंग लॉ कहा जाता है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय तरंगों की, जिन्हें हम जी वेव्स भी कहते हैं। आइंस्टीन ने सन 1915 में इनका अनुमान लगाया था, लेकिन सन 2015 में यानी लगभग 100 साल बाद LIGO यानी LIGO तकनीक से इनका प्रमाण मिला। गुरुत्वीय तरंगे भारी पिंडों के मिलने पर या टकराने पर उत्पन्न होती हैं, जिससे दो ब्लैक होल या तारे का आपस में टकराना या मिलना। इसे GW 250114 के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक को मापने के लिए अमेरिका में LIGO, इटली में विर्गो, जापान में कागरा और जर्मनी में GEO 600 का उपयोग होता है। 2017 में गुरुत्वीय तरंगों पर किए गए योगदान के लिए रेनरबीच, हिमथॉर्न और बेरी वेरिस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेलम समिट यानी बेलम सम्मेलन के बारे में, जो ब्राजील में आयोजित होगा। ब्राजील जो कि अमेजन नदी के तट पर है। बेलम समिट
COP30 सम्मेलन से पहले की एक पूर्व समीक्षा बैठक है, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु न्याय और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। बेलम सम्मेलन में हम अमेजन जंगल, आदिवासी समुदायों और पर्यावरणीय स्थिरता की बात करेंगे। इसका मकसद यह है कि हम COP30 की तैयारी के दौरान विश्व को एक ठोस और समावेशी मॉडल दिखा सकें। इसके साथ ही बेलम सम्मेलन जलवायु न्याय की आवश्यकता को भी उभारेगा, जहां अमीर देशों से गरीब देशों को समर्थन की मांग की जाएगी। COP13 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, पेड़ लगाना और CO2 को सोखने के उपायों को बढ़ावा देना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि सभी देशों को उचित सहायता मिले, ताकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम किया जा सके। अंत में TFFF यानी टेम्परेचर फॉरएवर फंड की बात भी की जाएगी, जो अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को वित्तीय सहायता देने का एक प्रयास है। और यह दान नहीं होगा, बल्कि उनका अधिकार होगा, क्योंकि अमीर देशों ने अधिक उत्सर्जन किया है और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है, पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है। इस प्रकार बेलम सम्मेलन और COP30 दोनों मिलकर एक मजबूत और समावेशी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।